अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये जो वीडियो है ये एडिटेड नहीं है। अभी सुबह-सुबह आपको चिड़ियों की चहचहाट शायद सुनाई दे रही हो। एटलीस्ट अगर चिड़ियों की नहीं सुनाई देगी तो मेरे मुर्गों की आवाज़ तो आपको ज़रूर सुनाई देगी। और आज सुबह-सुबह बारिश भी हो रही है और आज का पूरा दिन बारिश होती रहेगी। तो मैंने सोचा कि आज बारिश में आप लोग गरमा-गरम पकोड़े खाएँगे, साथ आपको गरमा-गरम खबरें जो हैं वो सुना दी जाएँ। जनाब, सबसे पहली खबर जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि साबिक जज जो हैं मज़ाहिर अकबर नकवी, उनके खिलाफ शिकायत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं उनसे मैं आपको जो है वो आगाह कर देती हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी कि काजी फायज ईसा की सरबराही में हुआ। और उसके अंदर जो है वो तमाम लोग जो हैं वो शामिल हुए, जिसमें गवाहान जाहिद रफ़ीक और सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो सदर हैं जी शेर अफगन अदालत के रूबरू जो हैं वो पेश हुए। काउंसिल में आज की कार्रवाई में गवाह जाहिद रफ़ीक ने लैंड प्रोवाइडर राजा सफदर के हवाले से दस्तावेज़ात जो हैं वो फ़राहम की। और उसने अदालत को ये भी बताया कि जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के लंदन के क़याम का हमने कोई इंतज़ाम नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने 10,000 पाउंड जो है अदायगी का भी सुना था। ज़ाहिद रफ़ीक ने कहा अदालत को कि ऐसी कोई बात हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। जो मुज़ाहिर नकवी हैं उनकी जो बेटी है उसके लिए लंदन में 5,000 पाउंड हमने ज़रूर अदा किए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग स्कीम के जो सदर हैं शेर अफगन, उन्होंने बयान दिया कि हमारे रिकॉर्ड में जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी और उनकी अहलिया की एक-एक मेंबरशिप भी है, जिस पे जस्टिस रिटायर मुज़ाहिर नकवी को एक-एक प्लॉट जो है वो भी अलॉट किया गया था। उन्होंने मजमूई तौर पे जो है वो 4,40,000 रुपए अदा किए हैं। कार्रवाई के इख्तिताम पे चीफ जस्टिस ने ये भी दरियाफ्त किया कि यहाँ मौजूद कोई भी कुछ भी अगर कहना चाहता है तो कह सकता है। जिस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो बिस्मा हैं, उन्होंने कहा कि केस का फैसला अदालत में पेश किया। और उन्होंने चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि क्या कोई गवाह बाकी रह गया है, और उस पे जवाब दिया गया कि नहीं, तमाम तर गवाहान जो हैं उनके बयानात जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से मुकालमा किया कि आपका काम खत्म, अब हमारा काम शुरू। और इसके बाद काउंसिल दस्तावेजात को जो है वो गवाहियों का जायजा लेने के बाद अपनी जो राय है वो दे दी गई। काउंसिल जो है उसने अपने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली नकवी जो हैं वो काउंसिल कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। काजी फायज ईसा ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी जो हैं उन्होंने जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और ख़त में कहा है कि वो जुडिशल काउंसिल में पेश नहीं होंगे। और बाद काउंसिल कार्रवाई के दौरान जो है उन्होंने कहा कि 29 फरवरी को ख़त लिखा था और ख़त का आखिरी पैराग्राफ जो है वो पढ़ा गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी कहा कि हमने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरखास्त पे काउंसिल की कार्रवाई ओपन की थी। अगर मुज़ाहिर नकवी पेश नहीं होना चाहते थे तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे उनके साथ, उनको दिफा का पूरा मौका दिया गया था, मगर वो खुद पेश होना नहीं चाहते थे। इसमें आपको ये बता दूँ कि गुज़श्ता समात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो मुस्ताफ़ी जज हैं जी मुज़ाहिर अल नकवी, उनके खिलाफ शिकायत के ऊपर जारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में स्मार्ट सिटी लाहौर के मालिक ज़ाहिद रफ़ीक ने जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि मुस्ताफ़ी जज की जानिब से ना तो कोई पेश हुआ और ना ही दिफ़ा के लिए किसी ने कुछ कहा। तो अब मैं आपको बता दूँ कि मुज़ाहिर नकवी ने 10 जनवरी को इस्तीफ़े में अपने ओहदे से यानी इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि उसी दिन जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी शो कॉज़ नोटिस का तफ़सीली जवाब जमा करवाते हुए खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद भी की थी। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई करप्शन करके इस्तीफ़ा देके भाग जाता है तो उसको बिल्कुल भी जो है वो रिलीफ जो है वो नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी बाकायदा तौर पे उसके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद होगा, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी। दूसरी तरफ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिनाह हाउस के ऊपर जो हमला करने वाले मुल्ज़िमान थे, उनमें से 17 ऐसे हैं जिनकी ज़मानतें जो हैं वो अब तक मंजूर कर ली गई हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे अदलिया जो है वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ पूरी तरह से टक्कर लेने के मामलात में आगे आगे बढ़ चढ़ कर जा रही है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि वो कभी भी 9 मई के वाकयात को नहीं भूलेगी। इसके क्या मामलात हैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ कि जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जी मोहम्मद नवीद इकबाल, उन्होंने ज़मानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की और अदालत ने 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ मुल्ज़िमान की ज़मानत जो है वो मंजूर की। मुल्ज़िमान जो हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, उसमें मियाँ बिलाल हैं, अदनान अशरफ है, मोहम्मद खान समेत 16
ان کے علاوہ جو ہیں وہ افراد ہیں۔ تمام فریقین کے خلاف تھانہ سرور روڈ کے اوپر پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے 9 مئی کا پس منظر۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ عدلیہ کی طرف سے صاف طور پہ یہ بات کر دی گئی ہے کہ کسی بھی طور پہ ہم نے بخشنا نہیں ہے ایسے لوگوں کو جو ملوث ہیں، جبکہ عدلیہ کے اندر ایک ایک فرد جو ہے وہ ایسے جیسے چن چن کے ان کو ریلیف دے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ خاموش نظر آ رہے ہیں، لیکن 1 مہینے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یاسمین راشد اور عمران ریاض خان جو ہیں، ان کے اوپر جو مقدمات تھے اس کے اوپر جو ہے ان کو ریلیف دے دیا گیا تھا، ان کو بیل دے دی گئی تھی، اور میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ ادارے کبھی بھی 9 مئی کے ملزمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے میں جب بیل دی گئی عمران ریاض خان کو، تو علیمہ آنٹی جو ہیں وہ وہاں پر گئیں، عمران خان کی جو بہن ہے، انہوں نے جا کر عمران ریاض خان کو یہ کہا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں اور آنے والے وقت میں بھی آپ ہمارے لیڈر رہیں گے، جس پہ عمران ریاض خان کو لگا کہ ہاں آنے والے وقتوں میں میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح طور پہ کام آئے گی۔ مگر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض خان کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا، اور ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، کیونکہ وہ 9 مئی میں لوگوں کو اکسانے کے لیے بھی ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب زمان پارک سے پیٹرول بم کی بوتلیں بنا بنا کر باہر پھینکی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی یہ موصوف وہاں پر موجود تھے، اور ان کے ولاگز اور ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ زمان پارک کے باہر جلاؤ گھراؤ کا جو مقدمہ تھا، اس میں عمران ریاض خان کا 5 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں محمد نوید اقبال، انہوں نے پولیس کی درخواست پہ سماعت کی، اور پولیس نے عمران ریاض خان کے جسمانی ریمانڈ کی جو ہے وہ استدعا کی تھی۔ مقدمہ نمبر 410/23 تھانہ ریس کورس کے اندر عمران ریاض خان کی طلبی لگوا کر انہیں پیش کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت میں جو ہے وہ لایا گیا، اور آپ کو بتا دوں کہ 22 اور 23 فروری کے درمیانی شب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 23 فروری کو لاہور کے ضلع کچہری نے کرپشن کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے صحافی عمران ریاض خان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ جیل بھیجا تھا، اور ان کے جو بھائی یوسف ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران ریاض خان کو لاہور ڈیفنس روڈ پہ واقع سوسائٹی میں گھر سے نامعلوم افراد جو ہیں وہ حراست میں لے گئے ہیں۔ 24 فروری کو عمران ریاض خان نے اپنے خلاف جو ہے وہ تھرابی جیل کا ٹھیکہ اوپن ہونے پر داموں کے لیے کیس میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی، اور درخواست میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ جو ہیں اظہر صدیق اور رانا معروف کی وساطت سے دائر کی گئی تھی، جس میں موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ عمران ریاض خان کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا ہے۔ عمران ریاض خان کو سیاسی اور ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے متعدد جو رہنما اور کارکنان ہیں ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے جو مقدمات ہیں وہ بنے تھے، اور عمران ریاض خان جو ہیں وہ فی الحال مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ لمبے ہی جیل میں چلے گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت عدلیہ اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ یہ معاملات چل رہے ہیں کہ ایک طرف عدلیہ جو ہے وہ لگاتار ایسے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ ابھی آپ نے گزشتہ روز بھی دیکھا، اور آج کے ولاگز جو آپ نے میرے سارا دن دیکھنے ہیں اس میں ایک جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے 9 مئی کے مقدمات میں جن افسران نے ان لوگوں کو پکڑا تھا ان کو سزائیں دینا شروع کر دی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ تصادم کی سچویشن جو ہے وہ بن جائے گی، اور کافی زیادہ یہ چیزیں جو ہیں وہ خطرناک ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو پھر سے عدلیہ نے بڑا ریلیف دیا ہے، 4 مقدمات میں ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی ذل شاہ قتل کیس کے اندر جو ہے زمان پاک جلاؤ گھراؤ سمیت 4 مقدمات کے اندر عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 5-5 لاکھ کے مچلکے جو ہیں وہ اس کے عوض ضمانتیں منظور کی گئی ہیں، اور زمان پارک جلاؤ گھراؤ سمیت جو ہے 4 مقدمات کے اندر عمران خان نے عدالت سے رجوع کیا، اور تھانہ ریس کورس نصیر آباد اور ماڈل ٹاؤن اسٹیشن کے اندر یہ تمام مقدمات جو ہیں یہ درج تھے۔ گزشتہ سال عمران خان کے اوپر ذل شاہ کا جو قتل کیس ہے وہ پڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ سارا معاملہ جب ڈالا تھا تو اس کے بعد ذل شاہ کا جب قتل ہوا تھا تو اس کے بعد ذل شاہ کہ جس ڈرائیور کے والے سے بات کی گئی تھی وہ بھی عمران خان کی پارٹی کے نکلے تھے، اور بعد میں ذل شاہ کے والدین نے بھی کہا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی خود ملوث ہے، انہوں نے سیاسی طور پہ اس کو قتل کر کے اس چیز کے اندر جو ہے وہ اپنا نام بنانے کی کوشش کی ہے۔ 8 مارچ 2023 کو لاہور میں پی ٹی آئی کی ریلی کے دوران جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ پولیس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کریک ڈاؤن کیا تھا، جبکہ اس دوران پی ٹی آئی کا یہ جو کارکن تھا علی بلال یہ جاں بحق ہو گیا تھا، اور عمران خان نے لاہور میں زمان پارک کے سے جو ہے داتا دربار تک
शेड्यूल्ड रैली की मनसूखी के ऐलान के बाद समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है यानी कि एक्स यानी कि ट्विटर के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था कि कारकुन अली बिलाल यानी कि ज़िले शाह को पंजाब पुलिस ने कत्ल किया है। इमरान खान ने ये इल्ज़ाम जो है ये पंजाब पुलिस के ऊपर लगा दिया था और उसके बाद जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकम्मल गैर जानिबदाराना इसकी जो हक़ाइक़ और शवाहिद पे मबनी इंक्वायरी जो है वो कॉल की थी और 18 मार्च 2023 को जब चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में जज के सामने पेश होने लगे थे तो उन्होंने ज़मान पार्क से निकले तो पुलिस की भारी नफरी ने उनके घर के ऊपर सर्च ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उनकी पार्टी के हामियों ने जो है वो पुलिस के साथ झड़पें की थी और आपको याद है कि पुलिस के कई अफराद को ज़ख्मी किया था, उनकी गाड़ी को उठा के वहाँ नहर में फेंका था और तोड़-फोड़ की थी, जलाओ-घिराव किया था और उसके बाद इनके ऊपर ये तमाम मुकदमात जो हैं ये दर्ज हुए थे। इसके अलावा आपको मैं एक और ख़बर दे देती हूँ और वो ख़बर सियासत से तो नहीं है जनाब, लेकिन ख़बर ये है कि जो शुएब अख्तर हैं हमारे क्रिकेटर, उनके यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई है, तो उनको बहुत-बहुत मुबारक हो, अब की बार उनकी बेटी पैदा हुई है। और इसके अलावा आपको पता है कि शहरबानो जो हैं हमारी एएसपी उन्होंने जो खातून को बचाया था इचरा के अंदर तो फाइनली सऊदी अरब ने उनको अपना शाही मेहमान के तौर पे जो है वो इनवाइट किया है। वो विद फैमिली वहाँ पर जा रही हैं जिसको काफ़ी सराहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि जो शहर बानो हैं, वो जुगन काज़िम के मॉर्निंग शो में आई जहाँ पे जुगन काज़िम ने उनके हाथों को चूमा और उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर जो है वो तनकीद शुरू कर दी और ये कहा कि ये इक़दामात जो हैं, इस तरह की हरकत सकनात जो हैं, वो मीडिया वाले करना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो हैं, उनके बारे में फ़ज़लुर रहमान के बारे में जो राना सनाउल्लाह हैं, उनका एक अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस बात का यकीन है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो है, वो पीटीआई के साथ सड़कों पर नहीं निकलेंगे। जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी मुलाकात की है मौलाना फ़ज़लुर रहमान के साथ और लगता नहीं है कि मौलाना साहब जो हैं, वो नवाज़ शरीफ के साथ जो है कोई अलायंस करने के मूड में हैं। जबकि राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। देखते हैं कि आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान जो है वो क्या करते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि रऊफ हसन जो हैं उनका एक अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क गिर एहतजाज का मकसद चोरी शुदा मैंडेट को रिवर्स करवाना है और साथ में आपको ये बताऊं कि जुनेद अकबर जो हैं उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम असम्बली को मानते ही नहीं हैं, ईवान को हम चलने ही नहीं दे सकते। और इसके अलावा आपको एक और ख़बर दे दूँ जिसमें जनाब जी जुनैद अकबर ख़ान ने एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी गलतफ़हमी में ना रहे, हम ना तो असेंबली को मानते हैं और ना ही ईवान को चलने देंगे। यानी फिर से रियासत को धमकी दी गई है, फिर से इदारों को धमकी दी गई है, फिर से कानूनी इदारों को धमकी दी गई है। दोबारा से सुन लें, उन्होंने कहा है कि कोई किसी गलतफ़हमी में ना रहे, ना हम असेंबलियों को मानते हैं और ना हम ईवान को चलने देंगे। जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आ जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पर इज़्ज़त के साथ बैठ जाए। और आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ ये इमरान खान के मास्क लगाकर पहनकर बाहर आ गए। फिर आपने देखा कि इन्होंने वो मास्क उछाले, फिर आपने देखा कि वो मास्क उछालते हुए इन्होंने एक मास्क नवाज़ शरीफ के ऊपर उछाला और वो जाके शहबाज शरीफ के कंधे के ऊपर लगा। फिर आपने देखा कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने जूता लहराया। फिर आपने देखा कि इन लोगों ने वो जो एक खातून है उनके ऊपर जो है वो जूते उछाले, उनको गंदी-गंदी बातें की, उनके रेट लगाए अल्लाह माफ़ करे और गंदगी की तमाम हदों को पार किया। और उसके बाद अब उनकी ये धमकी देना कि ना तो हम असेंबलियों को मानते हैं, ना ईवान को मानते हैं, जब तक इमरान खान को बाहर नहीं निकालोगे हम ये हरकत व सकनात जारी रखेंगे। दूसरी तरफ अदलिया का इन सबको रिलीफ देना और इदारों का साफ तौर पे कहना कि हम 9 मई के वाक़यात को कभी नहीं भूलेंगे और फिर तीसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान को 4-4 मुकदमात के अंदर रिलीफ मिलना और इमरान रियाज़ खान जैसे लोगों को बेल मिलना और दोबारा से दहशतगर्दी के मुकदमात में उनका पकड़ा जाना और फिर इन सारे मामलात के होते हुए आपको नहीं लगता कि ये सरकशी जो है ये किस हद तक और कहाँ जाएगी और ऐसे में अली अमीन गंडापुर का रियासत को धमकियाँ देना और अली अमीन गंडापुर का जो है वो हलफ उठा के वज़ीर आला बन जाना, ये एक बिल्कुल ऐसे ऑपोज़िट साइड्स हैं ना, उस पे जा रहा है मामला। देखते हैं कि अब ये मामला कहाँ पर जाकर और किस नहज पे जाके ख़त्म होता है। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सारे सिनेरियो के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।